नमस्कार दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलता है। यह जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था और इसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग बैठे हैं। इस जहाज का कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। आपको बता दें कि जब टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू होनी थी तो इसको देखने के लिए करीब समुद्र के तट पर 4 लाख से ज़्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे। पब्लिक और मीडिया में बहुत ही उत्सुकता भरा हुआ था। इस टाइटैनिक जहाज को दुनिया की सबसे लंबी शिप कहा जाता था। 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची थी। उस जमाने में इस शिप को बनाने में पड़ी लागत 7.5 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी, जो आज के करीब 400 मिलियन डॉलर के बराबर है। इस 5 स्टार होटल जैसे शिप को अनसिंकेबल माना जाता था। कहा जाता था कि यह एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती है, जो अनसिंकेबल है क्योंकि इसे बहुत ही सेफ बनाया गया है। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का नाम था व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट खुलकर आकर जनता में बोलते हैं कि यह एक ऐसी शिप है जो कभी डूब ही नहीं सकती है, यह अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। यानी जिस रास्ते पर वह अमेरिका की ओर बढ़ रहा था वहाँ बर्फ़ के पहाड़ यानी आइसबर्ग बहुत ही बड़ी मात्रा में थे। असल में समुद्र में जितने भी जहाज जाते हैं वो अपने आसपास के जहाज को यह वार्निंग देते हैं कि आगे खतरा है, संभल कर चलो। और रेडियो के द्वारा वो बताया जाता है कि इस जगह पर खतरा है, संभल कर चलना है। इस वार्निंग को एक्सेप्ट करने के बाद टाइटैनिक अपने रास्ते को मोड़ लेती और स्पीड में थोड़ी भी कमी नहीं आती है। उस समय टाइटैनिक की स्पीड थी 21.5 नॉट्स, जो 40 किलोमीटर पर हावर के बराबर है। उतनी स्पीड से टाइटैनिक आगे बढ़ रही थी। आखिरकार 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 वार्निंग्स और मिलती है, लेकिन कैप्टन इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, वो भी फुल स्पीड में। धीरे धीरे रात हो गई, तापमान में गिरावट आने लगी और समुद्र का पानी -2 डिग्री पर चला गया। दोस्तों, आपको बता दें कि जहाज के ऊपरी हिस्से पर करीब यहाँ पर एक आदमी बैठा रहता है और यह देखता रहता है कि अगर कोई ट्रैफिक तो नहीं है या कोई पहाड़ तो नहीं है जो हमारे जहाज को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन उस रात इतनी ठंडी हवा चल रही थी तो उस गार्ड को दूर तक देखने में दिक्कत आ रही थी। उसकी आंखों से पानी निकलने लग रहा था और अचंभव की बात यह है कि उसका उस दिन दूरबीन भी उसके पास नहीं था, जिसकी सहायता से वो दूर तक देख सकता था। और उस गार्ड को कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वह देखता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़, बर्फ का पहाड़ उसके सामने है। तब वह गार्ड 3 बार घंटी बजाता है और सबको अलर्ट करता है और तुरंत टेलीफोन करता है कि उस जहाज को मोड़ा जाए। लेकिन फुल स्पीड में चलती हुई जहाज को मोड़ना असंभव था। करीब 1 मिनट बाद वह जहाज जाकर बर्फ के पहाड़ से टकराता है और जहाज के निचले हिस्से में भारी मात्रा में खराबी आती है तथा धीरे धीरे आगे का हिस्सा पानी भरने के कारण डूबने लगता है तथा यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये बर्फ़ का पहाड़ कोई छोटा पहाड़ नहीं था, बल्कि जितना बड़ा फुटबॉल फील्ड होता है उतना बड़ा यह आइसबर्ग था। साइंटिस्ट का मानना था कि उस पहाड़ का वजन 1.5 मिलियन टन है। आपको बता दें कि टाइटैनिक और पहाड़ के बीच का जो टकराव था वो टाइटैनिक के आगे वाले हिस्से में था, जो साइड में था। 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चलती हुई टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से 10 सेकंड तक रगड़ती गई, जिससे उसके निचली पार्ट में बहुत भारी मात्रा में खराबी आई और होल होने के कारण पानी उसमें घुसने लगा। टाइटैनिक के वाटर टैंक में करीब 6 वाटर टैंक पानी से भर चुके थे, जिसके कारण आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा। अब जो सीनियर कैप्टन थे उन्होंने अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया कि रेडियो सिग्नल के जरिए वो दूसरे जहाज से कांटेक्ट करे ताकि वो जहाज आकर हमें बचा सके। लेकिन कोई भी जहाज उन्हें बचाने नहीं आ पाया। आपको बता दें कि एक जहाज वहाँ पर उपस्थित था अटलांटिक ओशियन में, जिसका नाम था आरएमएस कारपेथिया। वो जहाज उस टाइटैनिक के सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और अपने रूट को बदलकर टाइटैनिक को बचाने के लिए टाइटैनिक की तरफ आता है। लेकिन बात यहाँ पर बहुत बिगड़ गई, क्योंकि कारपेथिया और टाइटैनिक के बीच की लंबाई 107 किलोमीटर थी और अगर कारपेथिया अपनी फुल स्पीड में टाइटैनिक की तरफ आता फिर भी उसे 3 घंटे से ज़्यादा समय लगता। ऐसे में बहुत देर हो चुकी। कैप्टन ने ऑर्डर दिया पब्लिक को छोटे नावों में उतारा जाए और बहुत कम लोग उस नाव में गए, क्योंकि वो सोचते थे टाइटैनिक तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता, फिर क्या खतरा है हमें। आखिरकार जैसे जैसे समय बीतता गया
वैसे वैसे आगे का हिस्सा डूबता गया। तब पैसेंजर्स को समझ में आ गया कि टाइटैनिक सच में डूबने वाला है। रात के 1 बजे थे जब आगे का हिस्सा पानी के अंदर और पीछे का हिस्सा ऊपर उठने लगा। आखिरकार 2:20 पर टाइटैनिक 2 भाग में टूट गया था और फिर टूटा हुआ भाग भी पानी के अंदर डूबने लगा। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। ऐसे में कोई भी इंसान अगर पानी में छलांग भी लगाता अपने आप को बचाने के लिए तो इतनी ठंडे पानी की वजह से उसकी मौत हो जाती। टाइटैनिक के लोकेशन पर 3:30 बजे RMS कारपेथिया पहुंचता है, लेकिन टाइटैनिक का कोई नामो निशान नहीं था। जितने भी छोटे नावों में लोग उतर गए थे, करीब 700 के करीब लोग उतर गए थे, उन्हें कारपेथिया बचा लेता है। लेकिन जितने भी लोग, करीब 1500 से करीब लोग उस समुद्र में डूबकर मर गए थे। दोस्तों, आपको एक और झटका देने का समय आ गया। अगर मैं कहूं कि उस टाइटैनिक जहाज के जस्ट आगे करीब 37 किलोमीटर दूर एक और जहाज था जो टाइटैनिक के पैसेंजर्स को बचा सकता था, जिससे कोई भी पैसेंजर नहीं मरा होता। जी हाँ दोस्तों, उस समय टाइटैनिक से करीब 37 किलोमीटर दूर ये वही जहाज उपस्थित था जिसने टाइटैनिक को लास्ट वार्निंग दी थी आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे पहले, जिसका नाम था SS कैलिफोर्नियन। SS कैलिफोर्नियन रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने सोचा कि रात को यात्रा करने में रिस्क है, हम किसी भी आइसबर्ग से टकरा सकते, तो उसने उस रात वहीं रुकने का इरादा बनाया और सभी रेडियो सिग्नल को भी ऑफ कर देता है, जिससे टाइटैनिक का सिग्नल उसके पास नहीं पहुंच पाता। और जब सुबह SS कैलिफोर्नियन जहाज को ये पता चला तो वो टाइटैनिक के लोकेशन पर पहुंचा तो वहाँ का मंजर बहुत ही दर्दनाक था। 1500 से करीब यात्रियों की डेड बॉडीज पानी में तैर रही थी। इसे देखकर अच्छे के होश उड़ गए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और टाइटैनिक के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।